तो हम देखते हैं इनका जो इकोनॉमिक आइडिया है, आर्थिक आइडिया कह सकते हैं, आर्थिक विचार कैसा है इनका। आर्थिक विचार में अगर देखें तो ही एक्सेप्टेड दादा भाई नौरोजीज इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी उन्होंने दी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है क्या, देखते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है कि किस तरह से जो उस समय के रिच एंड पावरफुल कंट्री थे, जो शक्तिशाली और धनी देश थे, वो किस तरह से जो कमजोर देश थे और जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया, उनका कैसे शोषण किया और इकोनॉमी को ड्रेन किया। ड्रेन का मतलब खाली कर दिया। भारत जैसा उस समय अगर देखा तो भारत एक प्रॉस्परस राज्य था, देश था, जिसमें ज्यादातर तो एग्रीकल्चर था, लेकिन क्योंकि हमारी जो जमीन है एग्रीकल्चर की और खास तौर से नॉर्थ इंडिया की और जो प्लेटूज है उस पर काफी अच्छी रिच एग्रीकल्चर रिच है, तो यहाँ पे कोई संसाधनों की कमी नहीं थी। मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दें तो खाने पीने या इस तरह की चीजों की कोई कमी नहीं थी। और हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक बहुत स्टेबल इकोनॉमी थी। कभी बहुत ज्यादा ऐसा परेशानी इकोनॉमी को लेके नहीं आई कि बिल्कुल इन्फ्लेशन हाई हो गया इस तरह। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो इस इकोनॉमी को धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा टैक्स लगा के या दूसरी चीजों पे टैक्स लगा के, चाहे भारतीय राजाओं की जो अलग अलग आइडिया लगा के उनसे उनकी संपत्ति छीन लेना, ये भी ड्रेन करने का तरीका था। तो इस तरह से ये जो ड्रेन थ्योरी थी, इसमें ये भी बिलीव करते थे कि सही में जो ब्रिटिशर्स हैं वो ड्रेन कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसको सोख रहे हैं। ब्रिटिशर्स रेकलेस पॉलिसीज हैड डिस्ट्रॉयड द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड आर्ट। अब क्योंकि मार्केट उनका तो कैपिटलिज्म पे चल रहा है, कैपिटलिज्म हमेशा प्रॉफिट देखता है, तो प्रॉफिट के लिए ये कुछ भी करते हैं। और क्योंकि एक साथ ही आपको स्टेट का पावर की बैकअप भी है, क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आती है उसको पूरी तरह से बैकअप था ब्रिटिश हुकूमत का, बाद में तो ब्रिटिश हुकूमत खुद आ जाती है। तो दोनों तरफ से होने के कारण भारतीय जो कह सकते हैं बिजनेसमैन है उस समय, जो छोटे इंडस्ट्रीज लगाए थे उन्होंने, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते थे। बाकी हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग टाइप की चीजें थी, कोई डलिया बना रहा है, कोई इस तरह की चीजें, चरखे से भी आता था, सूत हैंडलूम हुआ करते थे कपड़े बनाने के लिए। अब वो हैंडलूम्स कभी भी कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और जो मशीन बड़ी बड़ी मशीनों से बनने लगे, पावर लूम्स जिसको बोला गया, या बाद के जो बड़ी बड़ी मशीनें, तो उनसे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे सारी इंडस्ट्रीज को, चाहे वो लोकल इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह के, धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म कर दी और मार्केट के ऊपर की, कपड़े से लेके जूते से लेके सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। छोटी छोटी चीज जो नील होती थी, जो आसानी से मिल जाती थी, उसको जबरदस्ती उगाते थे और वो लेके जाते थे, उन नील से कपड़े रंगे जाते थे और फिर वापस आके भारतीयों को ही बेचे जाते थे। तो ये जो आइडिया था, इस चीज को वो समझ गए थे, क्योंकि शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लगा कि प्रॉफिट हो रहा है, अपना सामान बेचेंगे और उससे जब चीज आएगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तो ड्रेन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। फॉरेन गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री। अब ये समझ गए कि अब प्रॉब्लम कहाँ है, कि या जो फ्री मार्केट है, आइडिया उनका फ्री मार्केट का हुआ क्योंकि लिबरलिज्म आ चुका था, तो लिबरलिज्म फ्री मार्केट की वकालत करता है। फ्री मार्केट के आइडिया में भारतीय जो है इंडिजिनस इंडस्ट्री वो कैसे compete कर पाएंगी। एक तरफ तो फ्री मार्केट बोलते हैं, दूसरी तरफ से उनको सहयोग भी मिलता है ब्रिटिश हुकूमत का। तो ये समझ जाते हैं कि ये पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम है, और पॉलिसी कौन बना रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट। अगर ये अपने लोग बनाएंगे, इंडियन या इंडिजिनस पॉलिसी होगी, तो वो अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति और स्टेबल हो सकती है और मजबूत भी हो सकती है। ट्विन पॉलिटिकल प्रोग्राम, इन्होंने दो तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम दिए। कौन कौन से, बायकॉट एंड स्वदेशी वाज सजेस्टेड। जो दो प्रोग्राम, बाद में गांधी जी भी इसको काफी प्रमोट करते हैं और दूसरी पूरी कांग्रेस इसको आइडिया को ले लेती है। बायकॉट करने का मतलब है कि विदेशी कपड़ों का, जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट किया जाए, उनका ना खरीदा जाए, या फिर जो
विदेशी प्रोडक्ट है या विदेशी जो आइडिया, जिस तरह से भी सामान को, रॉ मटेरियल्स भी उनको ना बेचे जाए, इस तरह का भी आइडिया कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ क्या करना पड़े, एक तरफ बाइकआउट करना है, दूसरी तरफ स्वदेशी को, कि अपना जो है उनको, जैसे गांधी जी भी कहते हैं, चरखा चलाइए, या इस तरह की छोटी छोटी जो स्वदेशी चीजें मिल रही है उससे हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं। और जब मजबूत बना लेंगे तो हम उनसे लड़ भी सकते हैं और अपने अधिकारों को भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये डिमांड करते हैं कि दोनों जगह पे होना चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर भी इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर हमेशा से धनी रहा, रिच रहा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस उतने नहीं थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर, जो मनसबदारी थी या जागीरदारी थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया, लगान जिसको कहते हैं वो लेना शुरू कर दिया। और छोटी इंडस्ट्रीज जो हमारी थी, चाहे वो किसी भी चीज, घड़ा बनाना या इस तरह की चीजें हों, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया और सबको मजदूर की तरह ट्रीट करने लगे। जो इंडिपेंडेंट वर्कर थे, आर्टिस्ट थे, वो एक मजदूर की तरह ट्रीट किए जाने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इन 1879 द गवर्नमेंट पास द एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट तो पास करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो सही में रिलीफ नहीं था, और कह सकते हैं कि एक प्रेशर जो इधर से बनता है उसकी वजह से तो करना पड़ता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जो भारतीय किसान थे उनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो बढ़ गए। और दो जमींदारी को तो खत्म करने की कोशिश करते हैं कि पूरी जमींदारी जो है, लगान, क्योंकि उस समय तक लगान जो है जमींदारों के थ्रू जमा होता था, लेकिन इसको बीच में एक आइडिया आता है कि सीधे सीधे गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के जमींदारों के साथ जो होती थी चीजें, वो होते थे कि एक पर्सनल रिलेशन भी रहता था कि टैक्सेस, कभी फसल खराब हुई या कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको वो समझते थे। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी जब बन गई इनकी, ब्यूरोक्रेसी उस चीज को नहीं समझने को तैयार थी, तो वो कई बार इनह्यूमन हो गई, कि अमानवीय तरीके से वो लगान वसूलते थे, टैक्सेस को वसूलते थे। तो इसके अगेंस्ट में भी इट प्रोहिबिटेड द मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड इट्स ट्रांसफर ऑन दैट बेसिस, कि अब एक तरफ तो ये चीजें हो रही थी, दूसरी तरफ जो हुआ कि मॉर्गेज नहीं कर सकते थे, जो हम कह सकते हैं ना, जब उधार लेते हैं तो गिरवी रखने की जो चीजें थी वो नहीं कर सकते थे, और दूसरा जो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक बड़ा समस्या थी कि भारत में उस समय तमाम सारी चीजें इतना, जो हमारा आज के समय का भी एग्रीकल्चर अगर प्रॉब्लम देखें तो कैश नहीं होती, कैशलेस होती। तो कैश के लिए हम तमाम सारी चीजें करते हैं। आज के समय में भी भारतीय गांव के अंदर बहुत सी चीजें बिना कैश के हो सकती हैं। तो उस समय और भी ज्यादा कैश की जरूरत होती नहीं थी, तो मॉर्गेज रखते थे लोग अपनी लैंड को। उसके अलावा जो है, कई बार इनके ऊपर एलिगेशन भी लगता है, कई बार इनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो है जमींदारों का साथ दिया। ही क्रिटिसाइजेस द एक्ट थ्रू हिज आर्टिकल इन द केसरी। केसरी के अंदर एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें ये आलोचना करते हैं इस एक्ट की। हिज आर्गुमेंट वॉज दैट इट वॉज रॉन्ग टू होल्ड मनी लेंडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि कई लोग इनको जमींदारों की तरफ मानते थे, कई लोग ये भी मानते थे क्योंकि इनकी जमीन काफी खुद भी थी और उस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते थे, जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जो देते थे लोगों को जमीन, और जिनके पास जमीन भी होती थी और लोगों को उधार भी देते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि मनी लेंडर्स को जो है कि दोषी मानना ये गलत है, जो जिसमें यहाँ पे बोला गया कि मनी लेंडर्स अगर देते हैं तो वो अपने आप में लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको पनिश करेगी। इस चीज को वो गलत मानते थे। अब इनका जो आइडिया था, ऐसा नहीं कि वो एक्सप्लॉइटेशन को सही मानते हो या मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहते इट लेड टू राइवल्स बिटवीन द पीजेंट एंड मनी लेंडर्स। अब ये मनी लेंडर्स को इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि मनी लेंडर्स और पीजेंट के बीच में एक रिश्ता बन गया है। गांव के अंदर जो तमाम सारी ऐसी चीज होती थी कि बहुत ऑफिशियल नहीं होता था। जैसे अगर हम ऑफिशियल या आज के बैंकिंग सेक्टर को देखें, मॉडर्न या ब्यूरोक्रेसी को देखें, तो एक व्यक्ति को उतनी ही मनी मिल सकती है, उतना ही उधार मिल सकता है जितनी उसके लैंड की कॉस्ट हो, ऑल्दो उसकी नीड ज्यादा हो तो भी। अब ये कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग कि मनी लेंडर्स जो तो उस समय के थे वो इतने
बेनोवलेंट भी कह सकते हैं कि वो थे जो ज्यादा भी